नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दा आज भी है क्योंकि आज भी साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि पाकिस्तान अब तेरा वक्त आ गया है। क्योंकि जिस तरीके से कुंठित और कायराना हरकत को अंजाम दिया गया है, पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने जिस तरीके से भारत के निर्दोषों की निर्दोष हिंदुओं की हत्या की, नरसंहार हत्या की, इसके बाद से ही बड़ा सवाल खड़ा होने लगा था कि जवाब तो बड़ा लेना है, हमला बड़ा करना होगा, हिसाब बड़ा लेना होगा और तभी जाकर पाकिस्तान को सबक मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से भी दो टूक बता दिया है कि हम छेड़ने वालों को छोड़ते नहीं हैं क्योंकि ये बदला हुआ भारत है। अब बस बहुत हुआ। जितना भी पाकिस्तान ने आतंक का बीज बोया था, जो घाव नासूर बन चुका है, उस घाव पर अब परमानेंट स्थायी मरहम लगाने का वक्त आ गया है। तो ऐसे में अब ये सवाल मन में उठने लगा है कि क्या अब पाकिस्तान का नक्शा बदलने वाला है? क्या वक्त आ गया है कि पीओके को अब अपना बना लेना चाहिए? जिस तरीके से भारतीय सीमा पर भारतीय सेनाओं ने अपने शौर्य का प्रदर्शन शुरू कर दिया है, उससे पाकिस्तान डरा हुआ है, थर्राया हुआ है, सहमा हुआ है और यही वजह है कि एक के बाद एक गीदड़ भभकी देने का सिलसिला भी खत्म नहीं हो रहा है। शहबाज शरीफ से कड़ी शुरू होती है और उसके बाद जिस तरीके से अलग अलग पाकिस्तानी मंत्रियों ने गीदड़ भभकियां देनी शुरू की, सीधे तौर पर कह दिया कि हमें हल्के में ना लें, हम तो एटॉमिक पावर हैं, न्यूक्लियर अटैक की धमकी दे दी। इसके बाद से ही यह समझा जाने लगा कि वो पाकिस्तान जो अभी रोटी रोटी को मोहताज है, अगर उसके ही देश में फिर से ये परिस्थिति बन रही है और वो देश जो आतंकिस्तान है अगर न्यूक्लियर अटैक की धमकी दे रहा है तो वो कितना खोखला हो चुका है, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। और यही वजह है कि भारत ने इस बार पाकिस्तान की स्थिति को देखते हुए उसे चौतरफा घेरने का मन बनाया। पहला, कूटनीतिक स्तर पर हमले कर दिए गए। इंडस वाटर ट्रीटी को रोकने के बाद से ही जिस तरीके की परिस्थिति पाकिस्तान में अभी से बनने लगी है, सूत्र ये कह रहे हैं कि वहां पर गृह युद्ध जैसे हालात छिड़ने वाले हैं क्योंकि वहां पर लोग खुद कह रहे हैं कि सेना ने और सरकार ने तो हमें पानी के लिए भी अब मोहताज बनाने की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में जब भारत ने एक कूटनीतिक स्ट्राइक कर दी है, दूसरी तरफ सैन्य कार्रवाई के लिए हम तैयार हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि वाकई अब हम ये कह सकेंगे कि आतंकिस्तान के समूल नाश का यही वक्त है और वक्त आ गया है। इसी के साथ साथ जब हम वक्त की बात कर रहे हैं तो आज आखिरी दिन था, शाम 4 बजे तक का समय तय किया गया था, वक्त तय किया गया था कि पाकिस्तानी नागरिक, पाकिस्तानी नेशनल्स यहां से यानी भारत की धरती को छोड़ दें। तो अटारी वाघा बॉर्डर पर हमने देखा कि किस तरीके से वहां पर अफरा तफरी का माहौल है क्योंकि भारत के इस तेवर को देखकर हर कोई घबराया हुआ है। हर कोई जो पाकिस्तान का नागरिक है, वो भी पाकिस्तान की आवाम भी डरी हुई है कि इस बार सीधे तौर पर पाकिस्तान ने एक ऐसे बब्बर शेर को छेड़ दिया है जो किसी भी हाल में पाकिस्तान की बोटी बोटी करने वाला है। तो जिस तरीके से भारत अपने तेवर दिखा रहा है, पाकिस्तान को चेतावनी दी जा रही है, पाकिस्तान का क्या अंत समीप आ चुका है, आज इसी पर हम करने वाले हैं खुलकर बात। कुछ ही देर में हमारे साथ आज के खास अतिथि जुड़ेंगे, उनसे आपका परिचय भी कराऊंगी, लेकिन उससे पहले आज की सबसे स्पेशल रिपोर्ट आपके लिए। परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। तो सुना आपने, ये है पीएम मोदी की वो दहाड़ जिससे पाकिस्तान थरथरा रहा है। पीएम मोदी ने मन की बात में देशवासियों को भरोसा दिलाया है कि पीड़ित परिवारों को न्याय मिलेगा और आतंकवादियों को उनके गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी। आतंक के आकाओं को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ये सिर्फ भरोसा नहीं है, ये ललकार है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। पहलगाम में हिंदुओं की टारगेट किलिंग ने पूरे भारत का खून खौला दिया है।
सुरक्षा बलों ने एक के बाद एक 10 आतंकवादियों के घरों को जमींदोज अब तक कर दिया है। साथ ही आतंकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक करते हुए हिंदुस्तान ने सिंधु जलसंधि तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी। बौखलाहट में मुल्ला मुल्क का रेल मंत्री है जो गीदड़ भभकियां दे रहा है। वो कहता है कि हमारे पास 130 परमाणु बम है, सजाने के लिए इसे नहीं रखा। उन्होंने कह दिया ना कि अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाए। ये जो गोरी, शाहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं। बाबा, ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए, और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। पहलगाम आतंकी हमले की निष्पक्ष बात करने वाला पाकिस्तान का असली चेहरा एक बार फिर से सामने आ गया है। पाकिस्तान ने फिर से अपनी घिनौनी फितरत दिखा दी है। एक तरफ शहबाज शरीफ का झूठा दिखावा आतंकी हमले की निष्पक्ष जांच की बात। Continuing with its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. तो दूसरी तरफ उसी पाकिस्तान का उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार उन खूनी आतंकियों को स्वतंत्रता सेनानी बताता है। वो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये तो फ्रीडम फाइटर्स भी हो सकते हैं। वी डोंट नो कि कौन है, तो हमने कोई किसी किस्म की बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ स्टेटमेंट दी थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी फेलियर को और अपनी सियासत को जो इंटरनल है और अपने जाती अजाइम जो उनके अंदरूनी है उसका हवाला करते हुए एक दफा फिर ये जो इनडायरेक्टली पाकिस्तान की तरफ ये मामले को उसकी तरफ निशान इशारा करने की कोशिश की। लेकिन दुनिया जानती है कि कायरों की धमकियां सिर्फ खोखली होती हैं। इधर भारतीय नौसेना के युद्धपोतों ने दुश्मनों को खुलेआम ललकार दिया है। एंटीशिप मिसाइलों का जिस तरीके से अभ्यास चल रहा है उससे तय है कि अगर दुश्मनी करोगे तो समंदर से भी तबाही बरसेगी। उधर सेना प्रमुख का कश्मीर दौरा करना और दिल्ली में सरकार की लगातार हो रही बैठकें किसी बड़े अंजाम की ओर इशारा कर रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान कटोरा लेकर अपनी सदाबहार आका चीन के आगे गिड़गिड़ा रहा है। इशाक डार ने हाल ही में इस्लामाबाद में चीनी राजदूत से भीख मांगी है, मदद करो नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तो भारत के तरफ से पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने वाले अल्टीमेटम का आज आखिरी दिन भी है। भारत ने पाकिस्तानियों को अल्टीमेटम दे दिया है, देश छोड़ो वरना चुन चुन कर भेजे जाओ, जिसकी झलक गाड़ियों की लंबी कतारों के तौर पर अटारी बॉर्डर पर साफ तौर पर दिखने लगी। भारत के भीतर भी पाकिस्तानियों की धरपकड़ शुरू हो चुकी है। अब यहाँ कोई आतंक का बीज नहीं पनपेगा, क्योंकि इस बार भारत ने ठान लिया है कोई माफी नहीं, कोई रहम नहीं। अब की बार सिर्फ और सिर्फ बदला। देशवासियों का एक एक आंसू अब आग बनेगा और आतंक का हर नापाक चेहरा माटी में मिला दिया जाएगा। आतंकिस्तान का अस्तित्व अब इतिहास बनने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। तो भारत ने तो इस बार ठान लिया है कि पाक तेरी खैर नहीं है, क्योंकि इस बार पाकिस्तान परस्त आतंकियों ने जो किया है वो किसी भी हद में सारी सीमाएं पार कर चुका है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही कह दिया था कि इस बार ऐसा बदला लिया जाएगा, ऐसा सबक सिखाया जाएगा, ऐसी सजा दी जाएगी जो पाकिस्तान की कल्पना से भी परे होगी। और यही वजह है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। तैयारियों की ही कड़ी में आज महत्वपूर्ण बैठक हुई है। सीडीएस अनिल चौहान और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच में महत्वपूर्ण बैठक। इस बैठक से जुड़ी हुई एक बड़ी और अहम जानकारी हम तक आ रही है। रक्षा मंत्री और सीडीएस अनिल चौहान के बीच की बैठक अभी खत्म हो चुकी है। दिल्ली में राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीडीएस के बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में पहलगाम हमले को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। सुरक्षा तैयारियों को लेकर कहा जा रहा है कि मंथन हुआ है और आगे किस तरीके की परिस्थितियों और किस तरह से सबक सिखाना है पाकिस्तान को, इसे लेकर भी गहरा मंथन हुआ है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, क्योंकि भारत एक के बाद एक बड़े फैसले लेता हुआ नजर आ रहा है। पहले आपको याद होगा कि हमले के तुरंत बाद जिस तरह से सीसीएस की मीटिंग होती है और इसके बाद एक बैठकें, और अब एक बार फिर से रक्षा मंत्री और सीडीएस अनिल चौहान के बीच में ये बैठक में पहलगाम हमले को लेकर तमाम बड़ी चर्चा, मंथन की अब आगे का कदम क्या होगा, कैसे क्या तैयारी है, इसे लेकर बड़ी चर्चा हुई है।
ज्यादा जानकारी इस खबर पर ले लेते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास ब्रजेश सक्सेना इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, जरा जल्दी से अपडेट कर दीजिए क्योंकि मीटिंग खत्म हो चुकी है और इस मीटिंग के बाद से ही बहुत बड़े बड़े सवाल उठ रहे थे कि हम तो पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। जी बिल्कुल, देखिए लावनी जी, इस वक्त हम लोग मीटिंग से ही निकले और ये 4 बजे का वक्त दिया गया था जब राजनाथ सिंह जी के घर पर बैठक होनी थी। और ऐसे में आतंकी हमले के बाद जो सुरक्षा के तमाम मानक हैं उसको किस तरह से आगे स्ट्रेटेजी तैयार की जाए, किस तरह से प्लान तैयार की जाए, इसको लेकर रक्षा मंत्री हर एक चीज पर खुद बारीकी से नजर रखे हुए हैं। किस तरह से आगे फैसले लेने हैं, चाहे सीडीएस के साथ हो या एनएसए के साथ हो, तमाम लोगों से बातचीत चल रही है क्या आगे बेहतर किया जाए। और जो अभी इशारे किए जा रहे हैं, चाहे हम परीक्षण की बात कर लें, मिसाइलों की बात कर लें, या अभी जो हम एलओसी पर जवाबी कार्रवाई हमारी तरफ से देखने को मिल रही है, पाकिस्तान अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और उसी को किस तरह से जवाब दिया जाए, इसको लेकर कई मैसेज भारत की तरफ से दिए जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान एक ही मानने को तैयार नहीं है। और एक तरफ आज हम देखेंगे तो बड़ी बैठक हुई है और इस बैठक में भी कई सारे प्लान जो हैं वो तैयार किए गए, चूंकि अब सुरक्षा दृष्टि से और बहुत सारी ऐसी गाइडलाइंस है कि उनको सार्वजनिक नहीं करना है। लेकिन एक अंदेशा, एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा आज ये हुई है कि आगे किस तरह से प्लान तैयार किया जाना है और मैसेजिंग देने की कोशिश पाकिस्तान को लगातार की जा रही है। जो मिसाइलों के परीक्षण हो, नेवी को अलर्ट पर रखा गया है, तमाम सेनाओं को, सेना प्रमुखों को अलर्ट पर रखा गया है और उसी के चलते आज महत्वपूर्ण बैठक थी। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक ये बैठक चली है। कई महत्वपूर्ण चीजों पे बातचीत हुई है क्योंकि जम्मू कश्मीर से इस समय जो इनपुट्स आ रहे हैं, दक्षिणी कश्मीर में खासतौर पर जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, उसमें जो हमने कल देखा था 14 आतंकी ऐसे थे जिनकी लिस्ट तैयार हुई थी, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, अलकायदा, और उनकी तरफ से उन 14 में से अब उनको और चिन्हित किया जा रहा है जो 175 लोग थे। तो एक तरफ सेना का ऑपरेशन चल रहा है और आगे किस तरह से स्ट्रेटेजी तैयार की जाए। लेकिन बड़े इनपुट ये भी मिल रहे हैं कि अगले 2 महीने में बड़ी कार्रवाई हो सकती है। अगस्त के आसपास ये इनपुट है कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है और उससे पहले मैसेजिंग देने की कोशिश है कि अब भी संभल जाइए, अब भी सुधर जाइए, नहीं तो हाल जो आज हो रहा है, एक तरफ कल पानी को तरस रहे थे, आज पानी से ही हाहाकार हो गया है, पानी पानी पाकिस्तान हो गया है। तो इसी को समझाने की कोशिश के चलते ये एक सुरक्षा कारणों की एक बड़ी बैठक आज देखने को मिली है। थैंक यू सो मच विकास इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो कुल मिलाकर यह तय कर लिया गया है कि इस बार पाकिस्तान को चौतरफा मारना है। चौतरफा इसलिए क्योंकि बार बार हम वो देश हैं जो समझाने में विश्वास रखते थे, लेकिन अगर कोई समझने को ही तैयार ना हो, वो कहते हैं ना, कहावत सीधी है कि कुत्ते की दुम अगर 12 महीने तक भी बोतल के बाहर निकली तो मुड़ी हुई रहती है। और पाकिस्तान का तो नक्शा ही अगर आप देख लें, मैं गलत नहीं हूँ, हकीकत यही है कि कुत्ते के आकार का ही पाकिस्तान का नक्शा भी ऐसा ही है। जरा ध्यान से आज देख लीजिएगा। और इसीलिए इस बार जो सबक सिखाने के लिए भारत ने कदम उठाने को सोचा है, वही डर, वही भय, वही सहमापन पाकिस्तान के हर एक नेता, सेना, आईएसआई और पाकिस्तान की आवाम के चेहरे पर नजर आने लगा है। वक्त है पूर्ण प्रहार का। आइए इसी के साथ चर्चा शुरू करते हैं। आज के गेस्ट पैनल का स्वागत करते हैं। हमारे साथ इस वक्त देश के जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल जेके बंसल सर जुड़ चुके हैं। जय हिंद सर, बहुत स्वागत। साथ ही साथ हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जय हिंद। और साथ ही साथ हमारे साथ बलूच समर्थक हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, राजी बलूच साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं बंसल सर आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं क्योंकि लगातार आप भी इस खबर पर हमारे साथ कंटिन्यूटी में जुड़ रहे हैं और जो परिस्थिति बनी हुई है, क्या इस बार हम पूरी तरह से मान लें कि एक जो फुल स्केल वॉर होती है, ये राइट टाइम है उस फुल स्केल वॉर का? यहां पर सीधे सीधे एक पॉलिसी होनी चाहिए, नो मर्सी पॉलिसी। हालांकि आवाम वहां पर अगर देखें, आप पाकिस्तानी मीडिया में देखें तो वहां की आवाम पाकिस्तान की सेना, सरकार, आईएसआई सबको पानी पी पी कर कोस रही है और भारत से हाथ जोड़कर यह विनती कर रही है कि हमें बख्श दिया जाए। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं सुना जाना चाहिए। नो मर्सी पॉलिसी, इसके तहत हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। देखिए, नमस्कार नानी। नमस्कार। देखिए, ये बहुत जरूरी है अभी पाकिस्तान को सबक सिखाने में। अब जैसे वाटर बंद किया हमने तो जनता पे उसका असर पड़ेगा, उनकी खेती के ऊपर में असर पड़ेगा, पीने का पानी नहीं मिलेगा, बिजली नहीं मिलेगी, मछली पालन जो वो करते थे वो नहीं करेगा। और अभी जो हम उनके साथ में पहले जो एक डेटा शेयर करते थे मौसम का, वो नहीं जाएगा तो कभी भी फ्लड भी आ सकता है। तो ये तो एक बात रही।
दूसरी बात ये रही कि जो हमारा मेन एम है कि जो आतंकी हैं और जो उनके पालने पोसने वाली वहां की सेना है और आईएसआई है, उसको खत्म करना बहुत जरूरी है और यही मेन मकसद है। उसके लिए जो है एक मिलिट्री स्ट्राइक जो पहले हो चुकी है उससे कई गुना ज्यादा करने की आवश्यकता है और ये ग्रेडेड सोच समझ करके स्ट्राइक करने की जरूरत है कि पहले जो ये सीज फायर का है, ये सीज फायर खत्म की जाए और वहाँ के जो आतंकी ठिकाने हैं उनको हमारी जो तोपें हैं, गोफर गन्स हैं, उनसे अटैक करके अपने देश से ही उनको नस्ते नाबूद किया जाए। उसके बाद नंबर आता है जो वहाँ के आतंकी और जगह पे बैठे हैं उनके हेडक्वार्टर पर मिसाइल दागी जा सकती हैं। जैसे हमारे पास ब्रह्मोस मिसाइल है जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है, तो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में पहुंच सकती है और वहां उसको नस्ते नाबूद कर दिया जाए और फिर उसके बाद साथ साथ जो आईएसआई है और जो वहां की सेना है उसके हेडक्वार्टर पर जो है अटैक किया जाए। हम पूरी तरह से तैयार हैं, हमारी सेना तैयार है, वायुसेना तैयार है और नेवी भी तैयार है। अभी देखिए वायुसेना ने जो है आक्रमण एक अपनी एक्सरसाइज की है। हम 2019 से भी ज्यादा बेहतर तरीके से तैयार हैं, हमारे पास इक्विपमेंट हैं, जैसे कि हमारे पास अब राइफल आ गए हैं, राफेल आ गया है। और दूसरा जो है S-400 मिसाइल हैं जो जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी हमारे पास आ गया है। और जहां तक सवाल हमारी क्षमता नेवी का है, मैं एक सेकंड मैं आप ही से सवाल कर रही हूँ सर कि हमारी सैन्य क्षमता, हमारी सैन्य ताकत, ये पाकिस्तान को भी पता है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। बावजूद इसके जिस तरीके से न्यूक्लियर अटैक की धमकी देना, और ये आपने सुना ना गौरी और गजनवी की जो बात करते हुए रेल मंत्री वहाँ के नजर आ रहे थे, ये उन्होंने कहा कि हमने ये सजाने के लिए नहीं रखा है। तो ये जो पाव भर के बमों की धमकी वो दे रहे हैं, तो वो उनका बेस क्या है? क्या ये सिर्फ एक गीदड़ भपकी है या फिर हमें वी हैव टू टेक इट सीरियसली? देखिए, इसको सीरियसली नहीं लिया जा सकता। पहली बात तो ये है वो गीदड़ धमकी है। दूसरा, इन्होंने कहते जरूर हैं वो न्यूक्लियर वेपन्स को मेंटेन करने के लिए बहुत रख रखाव की और पैसे की जरूरत है जो इनके पास नहीं है। इन्होंने रखे जरूर हैं, उसको चला पाएंगे नहीं चला पाएंगे, इनके पास इस तरह की कैपेबिलिटीज है या नहीं है वो संशय में है। दूसरा, ये धमकी पहले भी देते रहे हैं, कारगिल की लड़ाई चली तब भी ये न्यूक्लियर धमकी देते थे, कुछ नहीं हुआ। न्यूक्लियर एक ब्लफ है। अब आप देखिए कि 3 साल से भी ज्यादा यूक्रेन और रूस का लड़ाई चली है। रूस सबसे बड़ा एक न्यूक्लियर वेपन रखने वाला कंट्री है और उन्होंने भी कहा हम न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने का मतलब है मैड, म्यूचुअली असिस्टेड डिस्ट्रक्शन। तो जो कोई भी देश अगर इसको चलाता है तो अपने लिए सुसाइड की बात करता है, क्योंकि जो रिटेलिएटरी सेकंड अटैक हमारा होगा, अगर हमने पॉलिसी रखी है, हम अपनी पॉलिसी को बदल भी सकते हैं, नो फर्स्ट चीज को भी बदल सकते हैं, लेकिन अगर ऐसी कोई अवस्था आती है तो जो बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगा पाकिस्तान, और रेडिएशन का इतना खतरनाक इफेक्ट होता है कि वो अगले 100 सालों तक भी वहां कुछ नहीं उगेगा, तो वो उनकी एक बड़ी और ज्यादा भूल होगी और बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगा। क्योंकि जो सेकंड अटैक हमारा होगा उनको समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। तो ऐसा वो नहीं करेंगे। जो वहाँ के जनरल हैं वो बड़े लेविश स्टाइल में रहते हैं, उनके बड़े महल हैं, उनके पास गाड़ियां हैं। अगर इस तरह की उन्होंने अपनी फैमिली को, जो वहाँ का चीफ है उसने अपनी फैमिली को डर की वजह से न्यू जर्सी और लंदन में भेज दिया। नॉट ओनली चीफ, बल्कि वहाँ पे जितने भी और भी जितने सीनियर ऑफिसर्स हैं उन सभी ने अपनी अपनी फैमिलीज को वहां से डर के मारे हटवा दिया। बिल्कुल, सबको हटा दिया। तो मैं दूसरी ये बात कहना चाह रहा था कि इन्होंने अपनी जो सेना को मोबिलाइज किया है वेस्टर्न सेक्टर से, जो जहाँ पे बलूच इनको धमकियां दे, मतलब वहां डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इनको इनके ऑफिसर्स को पकड़ के ले जाते हैं। अभी भी 10 ऑफिसर मार दिए। और जो उधर से टीटीपी है तो वहां से सेना हटानी पड़ेगी। दूसरी, ये कराची की तरफ से सेना मूव कर रहे हैं वहां से जो लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ में, तो वहां पर भी हमारी जो अरब सागर के अंदर में हमारा विक्रांत एयरपोर्ट जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो है, और हमारा एक जो INH सूरत अभी वहां पे मूव हो गया। INH सूरत ने जो ब्रह्मोस मिसाइल की अपनी एक्सरसाइज भी की है, उसका टेस्ट भी किया है। तो ये सब मिला करके पाकिस्तान को बिल्कुल अगर किसी तरह की कोई हिमाकत की तो नस्ते नाबूद कर दिया जाएगा। बिल्कुल, अगर हिमाकत की, और ये बात पाकिस्तान भी जानता समझता है संजीव जी। इसीलिए तो मेरा प्रश्न आपसे है संजीव जी कि पाकिस्तान भले ही गीदड़ भपकी दे, भले ही न्यूक्लियर अटैक की वो धमकियां दे रहा है, लेकिन वो भी ये जानता है
कि अगर न्यूक्लियर अटैक करता है पाकिस्तान तो भारत का जो अगला कदम होगा वो पाकिस्तान के लिए बेहद खतरनाक होगा। और इसीलिए शहबाज शरीफ की एक लाइन अगर आपने सुनी हो तो कह रहे हैं कि भाई हम क्रेडिबल इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं। मतलब जिस देश के खुद की क्रेडिबिलिटी साख पर लगी हो, जिस देश की क्रेडिबिलिटी है ही नहीं, वो क्रेडिबल इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं से इतना तो जरूर है कि वो भी घबरा रहे हैं कि क्या रिजल्ट होगा। और क्रेडिबिलिटी, क्रेडेंशियल्स पाकिस्तान की क्या है ये दुनिया जानती है। संजीव जी देखिए लावनी जी, जहां तक न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल की ये जो गीदड़ भपकी पाकिस्तान के द्वारा दी जा रही है, तो पाकिस्तान के हुक्मरानों को ये चाहिए कि वो भारत के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को पढ़ लें, उसको समझ लें और उसके बाद ही वो इस बारे में कुछ बात करें। और भारत का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो बहुत ही स्पष्ट रूप से ये कहता है कि भारत न्यूक्लियर नो फर्स्ट यूज की नीति पर चलेगा। लेकिन यदि किसी एडवर्सरी ने, किसी शत्रु ने भारत के ऊपर नापी हमला करने का दुस्साहस किया तो भारत उसका मैसिव रिटेलिएशन करेगा। मैं फिर से एम्फेसाइज करूंगा, मैसिव रिटेलिएशन करेगा। और यदि पाकिस्तान ने ऐसा कोई दुस्साहस किया तो आप ये पाएंगे कि पाकिस्तान जैसे राष्ट्र का नाम विश्व मैप में नहीं है। ये अगले दिन ही स्पष्ट हो जाएगा और ये पाकिस्तान के हुक्मरानों को समझ लेना चाहिए। भारत धैर्य के साथ तो काम लेता है, लेकिन यदि भारत के धैर्य की परीक्षा ली जाएगी तो भारत बहुत बड़ा और न्यूक्लियर वेपन्स के संदर्भ में तो हम मैसिव तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे। ये हमारी नीति में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। और ये जो धमकियां, इस तरीके की बातें पाकिस्तान के हुक्मरानों के द्वारा दी जाती हैं, एक पाव आधा किलो, इवन की यदि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के संदर्भ में भी पाकिस्तान ने किसी तरीके का कोई स्टेप लिया तो हमारा रिस्पांस बहुत ही बड़ा होगा, बहुत ही मैसिव होगा। ये पाकिस्तान के हुक्मरानों को समझना होगा। पाकिस्तान ने पहलगाम का आतंकी हमला करके भारत के ऊपर बहुत ही बड़ा चैलेंज दिया है, एक रेड लाइन क्रॉस की है। और प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है वो आतंकवाद को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता है। पाकिस्तान को उसके कृत्यों की सजा दिलाने के लिए उसने ये जो रेड लाइन क्रॉस की है उसकी कॉस्ट को इम्पोज करने के लिए भारत ने अपनी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। सिंधु जल समझौते का स्थगन उसी का पार्ट है। अन्य 4 जो स्टेप लिए गए हैं, जो एक डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की गई है, वो इसी का पार्ट है। लेकिन ये अभी कार्रवाइयों की शुरुआत है। जाहिर है कि बड़े जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं, जो मिलिट्री एक्शंस हैं, वो आने वाले समय में एट द टाइम ऑफ आवर ओन चूजिंग और एट द प्लेस ऑफ आवर ओन चूजिंग इंडिया विल रिस्पॉन्ड। और हम इसको रिस्पॉन्ड करने जा रहे हैं और पाकिस्तान को उसकी बिल्कुल, मतलब हम उस पोजीशन पर हैं कि समय और तारीख हम तय करेंगे और फिर पाकिस्तान को भागते पानी नहीं मिलेगा। वैसे तो अभी पानी नहीं मिलने वाला है, वहाँ के जो हालात हैं हम सामने रख ही रहे हैं। वहाँ की आवाम ही अब सीधे तौर पर सेना और सरकार पर आवाज़ खड़ी कर रही है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके की परिस्थिति, राजी बलूच साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, सवाल ये है कि जो परिस्थिति अभी पाकिस्तान की है, जो सिचुएशन अभी पाकिस्तान की है राइट नाउ, अगर अब बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए जिस तरीके से आवाज़ बुलंद हो रही है और भारत से बार बार कहा जा रहा था कि आप एक स्टैंड लीजिए, एक डायरेक्ट स्टैंड लीजिए, इज दिस द राइट टाइम कि अगर भारत इस परिस्थिति में बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए साथ आ जाता है और सीधे तौर पर कदम से कदम मिलाता है तो पाकिस्तान का एक टुकड़ा और हो सकता है, पाकिस्तान को और ज़्यादा कमज़ोर किया जा सकता है। जी मेहरबानी, सवाल बहुत अच्छा है। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है, मेरा आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है, आवाज़ आ रही है। ओके, जहाँ तक मेरा ख्याल है, जो आज का सिचुएशन है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, ये नहीं होता था अगर इंडिया बलूचों के साथ देता था पहले से। क्योंकि ये पाकिस्तान जो है ये सिर्फ इंडिया का दुश्मन नहीं है, ये पूरी दुनिया का दुश्मन है। जहां जहां दुनिया में कोई भी क्राइम होता है उसके पीछे पाकिस्तानी लोग हैं। उनके क्राइमलर पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के तरबियत शुदे आदमी हैं और पाकिस्तान से फंडिंग भी होता है उनका। मेरा ख्याल में
ये काम पहले से होना चाहिए था। अभी पाकिस्तान जो प्रेजेंट हालात में, मेरे ख्याल में बलूचिस्तान के अगर सिटी में कहीं कोई उसका चौकी है या कोई पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर अगर उनका आदमी बैठे हुए हैं वो हो सकता है, लेकिन बलूचिस्तान एक सूबे के लिहाज से उनके कंट्रोल से बाहर हो गया है। बलूचिस्तान में उनका कोई दस्तरसी नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। अगर ये हो सकेगा कि वाकई इंडिया कोई ऐसा कदम उठाएगा, जहां तक मेरा ख्याल है अभी सूबे सरहद जो है वो भी उनके हाथ से निकल चुका है। सिंध के लोग आप खुद देख रहे हैं कि वो कितने शोर से उठे हुए हैं और वो भी अलग होना चाहते हैं अपने हक के लिए, अपने सिंधु देश के लिए। तो इसका मतलब है पाकिस्तान कमजोर नहीं होगा, बल्कि पाकिस्तान का कोई नाम ही नहीं रहेगा, वो नक्शे हस्ती से मिट जाएगा। बिल्कुल आपने सही बात कही, बिल्कुल आपने सही बात कही कि नक्शे से ही हट जाएगा। और भारत का ये जो भारत की सुरक्षा, भारत की सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यही एक स्थायी समाधान होगा। और आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर समय रहते पहले से ही भारत ने अगर इस बलूची आवाज में बुलंदी के साथ अपनी आवाज जोड़ी होती तो आज परिस्थिति कुछ और होती। संजीव जी सहमत हैं इस बात से? जी, पाकिस्तान के जो आंतरिक हालात हैं और जो जिस तरीके की दयनीय स्थितियां वहां बनी हुई हैं, ऐसे में पाकिस्तान विखंडन की तरफ तेज गति से बढ़ रहा है। और पाकिस्तान में चाहे वो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट हो, चाहे वो सिंध देश की मांग हो, चाहे वो बलूचिस्तान की मांग हो, और जाहिर है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं वो अपने मूल स्थान भारत में आना चाहते हैं। तो ऐसे में जाहिर है कि पाकिस्तान विखंडन की तरफ बढ़ रहा है। हमने ये देखा है कि जो पंजाब प्रोविंस के लोग जब बलूचिस्तान में जाते हैं तो बलूच लोग पंजाबियों पर हमले कर रहे हैं। वहीं जो शिया सुन्नी के बीच में अब खैबर पख्तूनख्वा में आपस में टकराव हो रहे हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान सीधे सीधे पाकिस्तान की सेना पर और वहां की पुलिस फोर्सेस पर हमले कर रहा है। BLA और BLF जो है पाकिस्तान के ट्रेन को अगवा कर ले रहा है और वहां के सेना के काफिलों को उड़ा दे रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान के जो सामरिक रूप से और सुरक्षा संबंधी जो हालात हैं वो बेहद दयनीय है। पाकिस्तान ने जो आतंकियों के रूप में जो भस्मासुर खड़े किए थे, ये भस्मासुर पाकिस्तान को ही जला रहे हैं। और ये जो सारा जो स्थिति है, आपने एक चीज देखी हो संजीव जी, ये बात तो इटसेल्फ अगर ख्वाजा आसिफ एक्सेप्ट कर रहे हैं, 30 सालों से हम ये कर रहे हैं और हम ये गंदा काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने कहा अपने आप को कितना इनोसेंट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अमेरिका ने हमें इस तरह से मजबूर किया, यानी कहीं ना कहीं से वो पल्ला झाड़ रहे हैं, इतने मासूम हैं कि उनको कहा गया आतंकी बना और उन्होंने आतंकी बनाना शुरू कर दिया। ये जो जिस तरीके की चीजें आ रही है, और उसके बाद आप देखिए शहबाज शरीफ का, जो मेरा पहला प्रश्न भी आपसे यही था उस वक्त, कि वो कहते हैं कि हम क्रेडिबल इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, तटस्थ इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। कौन सी तटस्थ इन्वेस्टिगेशन? क्रेडिबिलिटी दांव पर लगी हुई है और वो तटस्थ इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं। संजीव जी देखिए लावनी जी, पाकिस्तान के ये जो हुक्मरान है ये बेहद गैर जिम्मेदार हैं और ये अंधदृष्टि रखते हैं, इसको कहते हैं ना ब्लाइंड साइटेडनेस। और इन्होंने जाहिर है कि दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए तरह तरह के पैतरे अपनाए हैं। ये जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह की बात कर रहे हैं, क्रेडिबल इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं, और आपने बिल्कुल सही कहा कि एक ऐसा राष्ट्र जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, ऐसे नेताओं की जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जो डर्टी वर्क में लगे हुए हैं, जो कि लगातार अपने डर्टी वर्क के बारे में बता भी रहे हैं कि हमने डर्टी वर्क आपके लिए किया है, वो क्रेडिबल इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा है। और किस मुंह से वो ऐसी बात कर रहा है? जाहिर है कि उनकी बातों पर कोई भरोसा नहीं करता। पाकिस्तान अपने डिनायल के लिए विश्व भर में कुख्यात है। पाकिस्तान में जब ओसामा बिन लादेन जैसा जो विश्व का सबसे बड़ा आतंकी मारा गया था, तो उसको भी पाकिस्तान ने डिनाई किया कि नहीं जी, हमें पता ही नहीं है कि वो कैसे वहां रह रहा था। जो मुंबई बम धमाके का जो कसब जिसको कि हमने पकड़ लिया था, इसके बारे में जब उनसे पूछा गया, कहा गया, तो उसने कहा कि हमें पता नहीं है कि कौन है, कहां से आया है। तो ये जो डिनायल पाकिस्तान का है, जाहिर है कि इसके लिए पाकिस्तान नोटोरियस है, कुख्यात है। और आज भी जब पहलगाम में इतना बड़ा जो इन्होंने आतंकी हमला किया, हमास के जैसा ये हमला है, जाहिर है कि इस हमले का जो लक्ष्य था कहीं ज्यादा बड़ा था। और ये भारत में जो हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी और एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की जो शैतानी सोच है, उसके तहत ये हमला किया गया था। जैसे कि हमास ने इजराइल के ऊपर ज्यूज और मुस्लिम्स के बीच में टकराव को बढ़ाने के लिए किया था।
हाँ। तो ये जो पूरी, और अभी मुनीर का, मुल्ला मुनीर मैं कहता हूँ उसको, ये मुल्ला मुनीर है, और मुल्ला मुनीर के आपने बयान को देखा होगा कि किस तरीके से वो बातें अपनी कर रहे हैं, और आज भी उन्होंने फिर से अपने बयान को दोहराया है कि हिंदू और मुस्लिम और इस तरीके की जो धार्मिक टकराव को बढ़ाने की जो एक्चुअली बैकग्राउंड देखना चाहिए। तो फिर ऐसे में तो एक्चुअली आपने सही कहा, और मैंने तो सबसे पहले जनरल मुनीर को मुल्ला मुनीर कहा था, क्योंकि उनका बैकग्राउंड है, उनका अगर देखें तो उनके फादर ही मौलवी थे, मदरसे से जिसकी पढ़ाई हुई हो, जिसकी सोच में, जिसके डीएनए में, जिसके खून में ही अगर कट्टरपंथ हो, वो आसमानी किताब की सोच जिसे कहा जाता है वो हो, तो फिर आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, और उससे जुड़ा हुआ उस पॉइंट को आगे ले जाते हुए जेके बंसल सर, एक छोटा सा सवाल आपके लिए छोड़कर जाती हूं, ब्रेक का वक्त हो रहा है, लेकिन मैं सवाल आपके सामने रख देती हूं। हमास के तर्ज पर यह हमला, हर जगह ये जिक्र हो रहा है कि जिस तरीके से हमास ने इजराइल पे अटैक किया था, ठीक वही यहां पर जो तर्ज है वो देखने को मिला है, वही स्टाइल देखने को मिली है। फिर भारत को भी इजराइल की स्टाइल अपना लेनी चाहिए। क्या भारत को भी इजराइल की स्टाइल में ही अब पाकिस्तान को सबक सिखाने की जरूरत है? जिस तरीके से पाकिस्तान पानी पानी हो रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान को अब हम पानी पानी के लिए तरसाने वाले हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाने वाले हैं, और जिस तरीके से हम ये कह रहे हैं कि अब तेरा वक्त आ गया है पाकिस्तान, ये केवल सिर्फ कहने की बात नहीं है, हम वो देश हैं जो करके दिखाते हैं, और हमने किया भी है। इतिहास इस बात की गवाही दे चुका है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान से गीदड़ भभकियां आ रही हैं, उन गीदड़ भभकियों में पाकिस्तान की डर और बौखलाहट साफ तौर से दिख रही है, और इसीलिए हमारा अगला कदम क्या हो, इसी से जुड़े हुए चर्चा पे हम लगातार बने हुए हैं। और जेके बंसल सर के पास, क्योंकि एक सवाल मैं छोड़कर गई थी सर, जो परिस्थिति बनी हुई है, और जैसा हमने बताया भी कि ये कहने को कह रहे हैं, लेकिन जब करने पर हम आएंगे तो इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हम क्या कर सकते हैं। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। फरवरी के महीने में पाकिस्तान के जो टेररिस्ट हैं पीओके में, उन्होंने हमास को इनवाइट किया था, और तब से लगातार उनके संपर्क में है, और ये हमास का ही आइडिया है इस तरह का एक अटैक करने का। वो बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है, लेकिन सिचुएशन हर कंट्री की डिफरेंट होती है। हमारी और जो इजराइल की कंडीशन थोड़ा डिफरेंट है, तो उसको डिफरेंट ही रेस्पॉन्स होगा। हालांकि इजराइल ने जो है काफी कैपेबल वो किया था, लेकिन उनको आपने थोड़ा सा, अगर मैं इस बात को मैं अपने हिसाब से एनालाइज करूं, तो शुरुआत में ही अटैक कर दिया, जबकि उनके बंधक जो हैं 250 उनके पास थे, तो इसलिए उनको बड़ा संभाल कर अटैक करना पड़ रहा था कि कहीं टनल में हमारे लोग भी नहीं। अगर पहले वो नेगोशिएशन करके उनको निकाल लेते तो वो ज्यादा कैपेबिलिटी से करते। हमारा जो है एक ऐसा सोच के विचार के इसको किया जाएगा कि जिससे कि अभी पाकिस्तान को उसका सबक भी सिखाया जाए, और कोई प्रोलॉन्ग युद्ध भी ना हो, और हमारा डैमेज भी मिनिमल हो। तो उन सब चीजों को देखते हुए मैं आपको यहाँ पे एक और बताना चाहता हूँ कि जो हमारे बॉर्डर हैं, तो बॉर्डर पे जो हमारी पॉपुलेशन रहती है, उनको बंकर जो थे उसमें भेजा जा रहा है। तो हम अपने आप को पहले, अपने लोगों को सुरक्षित कर रहे हैं, और सुरक्षित करने के बाद में, क्योंकि स्वाभाविक है कि जब हमारा अटैक होगा तो उनकी तरफ से भी फायरिंग वगैरह होगी, तो इसलिए हमारा ग्रेडेड अटैक ये होगा कि हम उनके जो ठिकाने हैं उनको नस्ते नाबूद करेंगे। फिर हमारा एक स्पेशल इंटरेस्ट ये भी है कि जो भी टेररिस्ट कैंप हैं और जो लॉन्चिंग पैड हैं 42 जो पीओके के अंदर में है, और वहीं से ये सारा लॉन्चिंग होता है। हर कैंप के अंदर में 100 से 125 जो हैं वो आतंकवादी होते हैं। हालांकि उन्होंने अभी छोड़कर चले गए हैं, तो हमारा एम इस समय ये भी होना चाहिए कि हम पीओके को ले लें। उससे हमको दो फायदे होंगे। एक तो ये है कि पीओके हमारे पास आएगा तो आगे वहाँ आतंकी एक्टिविटी नहीं हो सकती। दूसरा ये भी होगा कि पाकिस्तान को ये एक सबक मिल जाएगा कि इस बार उन्होंने जो ये अटैक किया या हमारे लोगों को मारा है, उनकी निर्मम हत्या की है, अगली बार अगर ऐसी कोई हिमाकत करते हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये बातों की बात है, प्रैक्टिकल ये अभी हो नहीं सकता। क्या ऐसे है? प्रैक्टिकलिटी ये नहीं हो सकती? नहीं, प्रैक्टिकल तो हम बिल्कुल सारी ही प्रैक्टिकल बात हो रही है। आप ये बताइए कि हमारी जो उनकी सेना कहीं है ही नहीं। उनका जो बजट है वो $7 बिलियन है, हमारा $80 बिलियन है। उनके जो बाजवा साहब थे, उनके पूरे पुराने सेना अध्यक्ष, उन्होंने कहा था कि अगर हिंदुस्तान के साथ लड़ाई होती है तो 2-3 दिन से ज्यादा नहीं टिक पाएंगे। और इसी वजह से उन्होंने हिंदुस्तान से रिक्वेस्ट किया था कि आप सीज फायर करिए। हमने अपनी फौजों को जो है वेस्टर्न बॉर्डर पे भेजा हुआ है, इसलिए चाहते थे। तो पाकिस्तान का तो जो इतना बुरा हाल है
इनके पास में पेट्रोल तक नहीं है एक्सरसाइज करने के लिए, तो इसलिए ये कोई टिकने का कोई मतलब ही नहीं है। पाकिस्तान जो है वो कहीं नहीं ठहरता। और अभी तो इस बात पे हंस रहे हैं क्योंकि सच्चाई यही है। PLA है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, वो उनको मार रही है और ज्यादा मारेगी क्योंकि अभी वहां से इनकी सेना हट गई। बिल्कुल, लेकिन इन सबके बीच क्योंकि हमारे साथ रवीन पंडिता जी भी हैं, मैं एक सवाल उनसे करके फिर बलूच साहब आपके पास आ रही हूँ। देखिए, इतना तो जरूर है रविंद्र जी, अब मुझे ऐसे समय में अटल जी की एक पंक्ति याद आ रही है। उन्होंने कहा था ना कि हम पड़ोसी नहीं बदल सकते, लेकिन अब तो समय आ गया, पड़ोसी नहीं बदल सकते लेकिन पड़ोसी की स्थिति को पूरी तरह से बदल सकते हैं, जैसा कि अभी बंसल साहब कह भी रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि आप लोगों को भी लगता है कि यही वक्त है, सही वक्त है और ऐसा कर देना चाहिए? नहीं लिवानिया जी, ये ठीक बात है, पड़ोसियों को नहीं बदल सकते पर पड़ोसियों की शक्ल बदल सकते हैं जरूर। तो थोड़ी शक्ल बदलने की जरूरत है। तो मैं आज भी LOC टीटवाल पे हमारा शारदा मंदिर है जो चालू हालत में है, वहाँ यात्री आ रहे हैं, तो मैं उधर बात कर रहा था, उधर की स्थिति भी देख रहा था लाइव वीडियो से कि क्या स्थिति है। ठीक है, हमने भी अपनी तैनाती करी है पर ऐसा कोई अभी घटने वाली कोई ऐसी बात नहीं हुई है उस LOC पे जो मैं टंगडार की बात कर रहा हूँ, केरन बेल्ट की। रही बात ये पानी की आप कर रहे थे, अभी तो हमने खाली वितस्ता पानी जो है ना, झेलम का पानी छोड़ा है, उससे डूब गया आधा मुजफ्फराबाद। तो जब हम जो है बात कर रहे हैं सिंधु की और इंडस वैली ट्रीटी की, वो पानी बंद करने से इनका तो सारा इरिगेशन और सारा जो है अनाज और ये सब फसल जो है खत्म होनी है। तो इतने ही थोड़े थोड़े करने से भी तो बहुत कुछ हो सकता है। पर जरूरत है जो कैंप सुन के चल रहे हैं, जो हमें दिख भी रहे हैं, जो हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, जो हमारे पास ड्रोन सिस्टम भी है, हमको दिख रहे हैं LOC के उस पार कैंप है। क्योंकि LOC कोई बॉर्डर नहीं है, LOC एक बहुत नजदीकी जगह होती है, एक टॉकिंग डिस्टेंस है। मैंने भी पाकिस्तानी रेंजर से टॉकिंग डिस्टेंस पे जो है उनकी गालियां भी खाई है और हमने भी गालियां दी है वहां पे टीटवाल में बैठ के उनको। तो उधर क्या है कि उधर ऐसे नहीं है कि कोई बाढ़ लगी है वहां पे, तो एक दरिया सा ये बीच में है, मैं तो सक्षम है वो दरिया लेने का भी, और हमें अंदर घुसना चाहिए। सर बस 10 सेकंड के लिए रोकूंगी, 10 सेकंड के लिए बस रोकूंगी, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। ब्रेक कीजिए जरा खबर को, बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। भारत के निर्णायक एक्शन से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। भारत ने इधर कदम उठाना शुरू नहीं किया कि पाकिस्तान में हड़कंप मचना शुरू हो गया है। भारत के एक्शन से पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसी स्थिति बन गई है। सेना और आम जनता के बीच ही टकराव तेज हो गया है। सेना और सरकार से आम जनता को गहरी नाराजगी है। आवाम ने ही आवाज बुलंद कर दी है कि भारत को छेड़कर इस बार पाकिस्तान ने अच्छा नहीं किया है। भारत के एक्शन से पाकिस्तान में आवाम नाराज है। गृह युद्ध जैसे हालात, सेना और आम जनता के बीच टकराव तेज हो चुका है। सेना और सरकार से आम जनता को गहरी नाराजगी दिखने लगी है। रविंद्र पंडिता जी अपनी बात पूरी कीजिए और ये देखिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है। अभी से ही चीजें सामने आने लग गई। भारत का एक छोटा सा ही अभी एक्शन है, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, द एंड अभी बाकी है। देखिए, हम कल रमेश वाकवानी जो है, डॉक्टर रमेश वाकवानी पाकिस्तानी हिंदू काउंसिल के प्रेसिडेंट है, वो हमारे संपर्क में भी रह चुके हैं काफी टाइम से। हम उनका कल बयान सुन रहे थे कि वो किस तरह से रिक्वेस्ट कर रहे थे मोदी गवर्नमेंट से, मोदी जी का नाम लेके खास तौर पे, कि ये कोई धर्म नहीं है कि आप हमारे ऊपर युद्ध करेंगे, ये करेंगे, ये सब बातचीत से होना चाहिए, हमें आपस में बैठना चाहिए, हमें रिलीजियस टूरिज्म शुरू करना चाहिए। तो जरूर अवाम में एक लहर सी वहां पे ये आई है कि वो डर की लहर, कि अगर भारत ने कहीं पे हमला कर दिया, बहुत लार्ज स्केल अगर वार हो गया, जो मुझे कम ही दिखता है, मेरी भी कुछ थोड़ी एक्सपीरियंस है इस विषय पे, पर स्मॉल टाइम वार हमें LOC के अंदर घुस के कम से कम 4-5 किलोमीटर अंदर घुसना पड़ेगा। ये सारे कैंप्स और इनकी CPEC की नेशनल हाईवे और चाइना ने जो खुसूसन वहां पे बनाए हैं हाइडल प्रोजेक्ट्स अंडरग्राउंड, जो मैंने खुद भी देखे हैं LOC पे ट्रेवल करके, उनको सबको नेस नाबूद, उसको हमें कब्जे में करना चाहिए और परमानेंट कंसर्टीना कॉइल लगानी चाहिए। हमको अंदर घुस के 4 नहीं मौका मिलेगा, जैसे बंसल साहब अभी कह भी रहे थे, 24 से 48 घंटे बहुत हुआ तो 72 घंटे के बाद ही हालत खराब होने लगेगी पाकिस्तान की। लेकिन राजीव बलूच साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। राइट टाइम राइट समय की बार बार बात होती है। इस बार अगर आप देखें तो UNSC ने भी कड़ी निंदा की और कहा कि जो फंड क्रिएटर्स हैं, जो स्पॉन्सर्स हैं, उनको कटघरे में लाना चाहिए,
चाहिए, तो क्या बलूचिस्तान के मसले को भी अब पूरी तेजी के साथ यूएनएससी में उठाकर पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा प्रस्ताव लाकर पाकिस्तान को आतंकिस्तान देश घोषित करने का ये निर्णायक समय हो सकता है क्या? और ऐसे समय में जब हम देख रहे हैं कि चीन को भी, देखिए मजबूरी में ही सही, लेकिन चीन ने भी इस अटैक के बाद पाकिस्तान की निंदा की थी, भारत के पक्ष में कहीं ना कहीं से वो खड़ा होता हुआ नजर आया था, मजबूरी में ही सही। बलूच साहब जी शुक्रिया, बहुत मेहरबानी सवाल का। जहाँ तक मेरा राय है, चीन को, पाकिस्तान को बलूचिस्तान में मुंहतोड़ जवाब मिल गया है और वो उनका प्रोजेक्ट, उनका जो प्रोग्राम है टोटली वो करप्ट हो गया है और चल नहीं रहा है। और उनके जो भी हमारे जो मादनियात हैं उनको निकाल रहे हैं और वो नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि रास्ते में हमारे सरमाचार लोग उनको रोककर उनको उनके गाड़ियों को जला देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के जो हमारा वो उनका फौजी है हमारे सरजमीन में बलूचिस्तान में, वहाँ उनका कोई कंट्रोल नहीं है। बलूचिस्तान मेरे ख्याल में अभी इंडिया कुछ करे या ना करे, बलूच अवाम जो है वो अपने आज़ादी के लिए आखिरी कतरे खून तक और आखिरी फर्द तक वो लड़ेंगे, क्योंकि बलूचों ने कभी भी उनसे कोई फायदा नहीं मिला है जब से पाकिस्तान बना हुआ है। और पाकिस्तान एक नाजायज औलाद है। इंडिया को इसको पहले से समझाना चाहिए था और इनको खत्म करना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। अगर मेरे ख्याल में जैसा कि फलस्तीनियों ने ईरान के कहने पर, ईरान के पैसे से, ईरान के मदद से इसराइल के ऊपर हमला किया, अगर जैसा कि वो इसराइल ने अभी फलस्तीनियों को सबक सिखा रहे हैं, मेरे ख्याल में सेम चीज यहाँ इंडिया में भी हो गया है। अगर सेम चीज इंडिया करे उनके साथ तो बहुत अच्छा होगा। और पाकिस्तान में कोई दम नहीं है, ये भी चीज आपको बता दूं, वो लड़ने की काबिल नहीं है। पाकिस्तान बीएलए के साथ नहीं लड़ सकता है। बीएलए के सरमाचारों को देखकर उनके फौजी भागते हैं, अपने गन छोड़कर, अपने सब चीज छोड़कर भागते हैं। तो मेरे ख्याल में हिंदुस्तान के जैसे एक पावरफुल कंट्री के साथ पाकिस्तान का क्या हाल होगा, वो कवि है, पावरफुल है, वो बिल्कुल नहीं लड़ सकेंगे। बिल्कुल, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और ये सिर्फ गरज रहे हैं, जो गीदड़ भपकियां आ रही है, क्योंकि जो गरजते हैं वो बरसते भी हैं, और हमने ये करके भी दिखाया है। जब कभी भी पाकिस्तान के सामने भारत खड़ा हुआ है तो पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ धूल ही चटाई है, और इस बार भी पाकिस्तान को ऐसा ही सामना करना होगा। थैंक यू सो मच जेंटलमैन। हाँ, ले लीजिए सर, थोड़ा समय कम है लेकिन 20 सेकेंड्स में प्लीज अपनी बात कंप्लीट कर दीजिए। हाँ राज जी बोलिए सर। हाँ बोलिए, 20 सेकेंड दिया मैंने आपको जी। हाँ थैंक यू। मेरा मतलब ये था कि इंडिया वैसा भी पाकिस्तान में जितना भी हो सकता है वो उधर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि बलूचों को इंडिया सपोर्ट कर रहा है। हालांकि मैं एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ। ये मेरे ख्याल में मेरे पहले इंटरव्यू है आप लोगों के साथ जी, मुलाकात है, और इंडिया से किसी को भी कोई मदद नहीं मिला है जहां तक मेरा राय है, जबकि वो हमेशा इंडिया को तोहमत लगा कर कहते हैं कि भाई इंडिया इनको सपोर्ट कर रहा है, इंडिया इनके पीछे है। हाँ। तो मेरे ख्याल में इंडिया को कुछ करना चाहिए। बिल्कुल, आपने सही कहा कि अभी तक तो सिर्फ तोहमत लगती आई है, लेकिन अब सीधे सीधे खड़े हो जाना चाहिए, क्योंकि सही वक्त है, सही कदम उठाने की जरूरत है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान का खात्मा सुनिश्चित हो चुका है, आतंकिस्तान का खात्मा सुनिश्चित हो चुका है, पाकिस्तान का नक्शा बदलने वाला है, क्योंकि हमने इस बार वो करने की सोच ली है जो पाकिस्तान ने कभी सोचा भी नहीं होगा। पहलगाम के पापियों को तो हम सर्वनाश उनका करने के लिए तैयार ही हैं, लेकिन साथ साथ उन पापियों को जिन्होंने आधार दिया उनका खात्मा भी तय है। फिर से धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। रण क्षेत्र में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।